नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं सिलिया कहानी का वाचन करने जा रहा हूं। प्रस्तुत कहानी सिलिया की लेखिका सुशीला टागभोरे हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1954 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास और आत्मकथा लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का काम किया है। तो आइए बिना वक्त जाया किए हम उनकी कहानी सिलिया का वाचन करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नानी उसे प्यार से सिलिया कहती थी। बड़े भैया ने अपने शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था। माँ पिताजी की वह सिल्लो रानी थी। सन 1970 की बात है। सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सांवली सलोनी, मासूम भोली, सरल और गंभीर स्वभाव वाली सिलिया स्वस्थ देह के कारण अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगती थी। लोग उसकी शादी के विषय में चर्चा करने लगे थे। उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा। शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी केवल एक ही शर्त थी, लड़की कम से कम मैट्रिक हो। गांव के बहुत से पढ़े लिखे ब्राह्मण बनियों ने सिलिया की माँ को सलाह दी, सिलिया की माँ, तुम्हारी सिलिया तो मैट्रिक पढ़ रही है, वह होशियार है, समझदार भी है। उसका फोटो, परिचय, नाम, पता लिख कर भेज दो। तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठी जी बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। सिलिया की माँ अधिक जिरह में न पढ़कर केवल इतना कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, सोच विचार करेंगे। सिलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियाँ उसे छेड़ती, हंसती, मगर सिलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। इस विषय में घर में भी चर्चा होती। रिश्तेदार और पड़ोसी यही कहते, फ़ोटो भिजवा दो, नाम पता लिख कर भेज दो। तब सिलिया की माँ अपने परिवार वालों को अच्छी तरह समझा कर कहती, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चौंचले हैं। आज समाज को और सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी कर लेंगे और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है। उनके दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी, न ही फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, न इधर की न उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को, हम ही उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज़्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी, अपनी किस्मत वह खुद बना लेगी। माँ की बातों को सुन सिलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा था। सिलिया को वह दिन आज भी याद है, जब 12 साल की सिलिया डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी। साथ ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कह रही थी, क्यों री, तुझे नहीं मालूम अपन वहाँ कुएं से पानी भर सके हैं? क्यों चढ़ी तू कुएं पर? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाई? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़, गुस्से और बरस पड़ते मालती पर। मालती बेचारी दोनों बाहों में अपना मुंह छिपाए चीख चीख कर रो रही थी। साथ ही कह रही थी, ओ भाई माफ़ कर दे, अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सिलिया स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। वह अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती थी। मामी को थोड़ा शांत होता देख सिलिया ने साहस बटोरा, मामी, मैंने मालती को मना किया था, मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जी प्यास लगी है, पानी पिएंगे। मैंने कहा, कोई देख लेगा। तो कहने लगी, अरे जी, गर्मी की भरी दोपहरी में कौन देखने आएगा, बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी बिफर कर बोली, घर कितना दूर था, मर तो न जाती।
मर ही जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसने कितने बातें सुनाई। मामी सिर पर हाथ रख कर बैठ गई और बहुत देर तक मालती को कोसती रही। सिलिया अपने पैरों के पास की ज़मीन देखने लगी। सच बात थी, गार्डी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकाल कर पिया था, वहाँ से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर था। जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छू कर मालती ने अपवित्र कर दिया था, वह औरत बकरियों का रेवड़ पालती थी। गार्डी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़ों बकरियों के पालने बेचने का व्यवसाय किया जाता था। गार्डी मोहल्ले से लगकर ही 8-10 घर भंगी जाति के थे। सिलिया के मामा मामी यहीं रहते थे। मालती सिलिया की हम उम्र थी, मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज़्यादा थी। जिस काम को नहीं करने की नसीहत उसे दी जाए, उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती थी। सिलिया गंभीर और सीधे सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की थी। मालती को रोते देखकर उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझ रही थी, इसमें गलती मालती की ही थी। जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं से पानी नहीं भर सकते, फिर वहाँ जाना ही क्यों। वह बकरी वाली कैसी चिल्ला रही थी, अरे भाई दौड़ो री, जा मोड़ी को समझाओ, देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है। हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दी जाने। और मामी को डांटते हुए उसने कितने बातें सुनाई थी। क्यों भाई, जय सिखाओ तुम अपने बच्चों को, एक दिन हमारे मुंह पर मूतने को कह देना। तुम्हारे नज़दीक रहते हैं तो क्या हमारा धर्म कर्म नहीं है? क्या मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। मामी गिड़गिड़ा रही थी, भाई माफ़ कर दो, इतनी बड़ी हो गई है मगर अक्ल नहीं आई इसको। कितना तो मारूं हूँ फिर भी नहीं समझे। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर लाई थी। बेचारी मालती। सिलिया सोच रही थी, भगवान उसे जल्दी ही अकल दे देगा, तब वह ऐसे काम नहीं किया करेगी। इसके 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेलकूद की स्पर्धाओं में सिलिया ने भी भाग लिया था। अपने सहपाठियों और कक्षा शिक्षक के साथ वह भी तहसील के स्कूल में गई थी। आसपास के अनेक गांवों के विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेने गए थे। दूसरे दिन सिलिया की स्पर्धाएं आरंभ में ही होने से जल्दी खत्म हो गई। वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई थी। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन थी और उनकी खो खो टीम भी उसी के कारण जीती थी। खेलकूद के शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही पूछा था, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो? हमें पता बता दो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। सिलिया मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के कारण वह कुछ नहीं बता पाई। उसने संकोच के साथ कहा, मुझे यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं है। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहा था, हेमलता तुम इसे भी अपनी बहन के घर ले जाओ। शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक वहां आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर जाति की थी। सिलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बहन का ससुराल तहसील में थी। उनका घर तहसील स्कूल के पास ही था। हेमलता सिलिया को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर बातें की। हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सिलिया के बारे में पूछने लगी, कौन है, किसकी बेटी है, कौन ठाकुर है? सिलिया कुछ कह नहीं सकी। हेमलता ने कहा, मौसी जी, यह मेरी सहेली है, हमारे साथ ही आई है। बहन की सास उसे गौर से देखते हुए विचार करती रही। हेमलता ने बताया, इसके मामा मामी यहाँ रहते हैं, मगर इसे उनका पता मालूम नहीं है। मौसी जी ने हेमलता से सिलिया की जाति पूछी। हेमलता ने धीरे से बता दिया। जाति का नाम सुनकर मौसी चौंक गई। फिर स्वयं को संयत करके सिलिया से पूछा, गार्डी मोहल्ला के पास रहते हैं? सिलिया ने हाँ कहकर सिर झुका लिया। तब मौसी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी,
हमारा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के वहाँ छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी पानी का गिलास लेकर अंदर चली गई। मौसी जानती थी कि उसे प्यास लगी है, फिर भी जाति का नाम सुनकर वह पानी का गिलास वापस लेकर गई थी। सिलिया को प्यास लगी थी, मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। पानी मांगने पर क्या वह देने से इनकार कर देती? सिलिया को यह प्रश्न साल रहा था। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया था। सिलिया रास्ते पर कुटती आ रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी से पानी मांगकर क्यों नहीं पिया? तभी उसे याद आया मौसी उसकी जाति का नाम सुनकर कैसे चौंक गई थी। मौसी के चेहरे का भाव उसके आंखों में तैर गया। कितने मुखौटे चढ़ा कर रखते हैं लोग। सिलिया को देखकर मामा मामी, मालती और सभी लोग बहुत खुश हुए थे। उससे बड़े उल्लास के साथ मिले थे, मगर सिलिया हेमलता की मौसी जी से मिली उमस को भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। बरसों पुरानी घटनाएं मन मस्तिष्क में बार बार कौंध कर उथल पुथल मचा देती थी। सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आने लगे थे। वह सोचती, आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था? प्यास लगी, पानी निकाल कर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी से वह पानी क्यों नहीं ले सकी थी? और अब यह विज्ञापन, उच्च वर्ण का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जनता का नेता, जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह, समाज के सामने एक आदर्श रखने की बात, यह सेठी जी महाशय का ढोंग आडंबर है या सचमुच ये समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक बदलाव की क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं? उसके मन में यह विचार भी आता, अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। साथ ही माँ के यथार्थपूर्ण अनुभव कथन पर भी उसे विश्वास था। मध्य प्रदेश की ज़मीन में सन 1970 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत माने जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना विश्वास जगा सके। और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरों की शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, वैसाखियों के सहारे चलते हुए जीना नहीं। हम क्या इतने लाचार हैं, आत्मसम्मान रहित हैं? हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है। उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। हम उनके भरोसे क्यों रहें? अपना सम्मान हम खुद बढ़ाएंगे। सिलिया ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया, मैं बहुत आगे तक पढ़ूंगी, पढ़ती रहूंगी, उन सभी परंपराओं को मूल कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने हमें हिंदू समाज में अछूत बना दिया है। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा साबित करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं, न ही कभी अपना अपमान सहन करूंगी। सिलिया मन ही मन इन बातों का चिंतन मनन करने लगी थी। एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने उसने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है। माँ और नानी अपनी बेटी को ध्यान से देखती रह गई। नानी खुश होकर बोली, शादी भी होगी, शादी हो या न हो, मगर तू खूब पढ़ाई कर, इतनी बड़ी बन कि खुद को बड़ी जाति का समझने वाले लोग तेरे घर नौकर रहें, बड़े लोगों के बराबर सब तेरा सम्मान करने लगें। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, मेरी शिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी। अछूत कन्या से विवाह के विज्ञापन के साथ सिलिया की आंखों में वह घटना बार बार तैर जाती थी जब प्यास से उसका कंठ सूख रहा था और उसकी ओर बढ़ता हुआ पानी का गिलास एकाएक केवल वापस हो गया कि वह अछूत है। हिंदू धर्म का
बोझ ढोते हुए भी हिंदू नहीं माने गए, प्यास से उसे इतना विचलित नहीं किया था जितना इस अपमानजनक व्यवहार ने। कौन जात पूछा गया, यह सवाल उसके कानों में निरंतर हथौड़े मार रहा था। कुत्ता बिल्ली उस घर में बेरोक टोक आ जा रहे थे, पर उसे दहलीज पर ही हाथ के इशारे से रोक दिया गया था। इस व्यवस्था को मिटाने के लिए क्या कुछ भी नहीं हो सकता? क्या जीवन भर ऐसे ही जाति भेद की प्रताड़ना के दुख भोगने पड़ेंगे? कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे? यह सब सोच सोच कर उसके मस्तिष्क की नसें फड़कने लगी थी। शिलिया सोच रही थी, कैसे बदला जा सकता है इन हालात को, कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पा सकते हैं। और झाड़ू कम वक्त, यह तो जानवरों से भी बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुष्चक्र है। किसने थमा दिया हमारे जाति समुदाय के हाथों में झाड़ू? इस जाति में पैदा होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्ह को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। यह हम कर सकते हैं। वह दृढ़ता से सोच रही थी, हाँ, यह हम जरूर कर सकते हैं। उसकी आंखों में अब एक चमक थी। हीनता और दीनता के भाव तो न जाने कब के जा चुके थे। वह मन ही मन सोच रही थी, झाड़ू नहीं कलम, हाँ, कलम ही उसके समाज का भाग्य बदलेगी। वह खूब पढ़ेगी, सम्मान के उच्च शिखर पर पहुंचेगी। वह एक चिंगारी है जो मशाल बनकर अपने जाति समुदाय की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेगी। वह जीवन भर कोशिश करेगी कि समाज इन सब बातों को समझे, उसके मर्म को जाने, सम्मान अपमान के भेद को समझे और सही रूप में सम्मान का हकदार बने। लगभग 20 वर्ष बाद देश की राजधानी के प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा था। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाजसेवी, कवित्री, साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा था। मंत्री महोदय ने शॉल, सम्मान पत्र, सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से उस महिला का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया। स्वागत के उत्तर में महिला ने अपना भाषण प्रारंभ किया। सुंदर सवर्ण एक युवती तत्परता के साथ उसके पीछे तस्तरी में शीतल जल का गिलास आदर भाव से लिए खड़ी थी। भाषण देते हुए बीच में 2 घूंट पानी पीकर महिला पुरानी स्मृतियों में क्षण भर के लिए खो गई। फिर उसने गर्व के साथ अपने आसपास देखा, सामने बैठे विशाल जन समूह को देखा और परिवर्तनवादी विचारों से परिपूर्ण अपना भाषण जारी रखा। वह महिला कोई और नहीं, शिलिया थी। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू।